नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के जो अच्छे होते रिलेशन है ये इंडिया के लिए कैसे डेंजरस हो सकते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके चलते चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हुए। रिसेंटली कैसे पाकिस्तान को स्ट्रांग करके चाइना ने एंटी इंडिया रिटोरिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया है। और अभी के लिए अगर आप देखिए जो करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कश्मीर के मुद्दे पे चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। मिलिट्री में चाहे वो कन्वेंशनल मिलिट्री हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में जो चाइना की मदद है पाकिस्तान को, इसको हम देखेंगे। और इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स निकल के आते हैं इसको हम देखेंगे। एक्चुअली मैंने इस पूरे के पूरे आर्टिकल को, या फिर आप कह लीजिए पूरी की पूरी वीडियो को, इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल पे बेस किया है। मैंने आपको बताया कि द हिंदू एडिटोरियल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस के जो सेलेक्ट एडिटोरियल्स हो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ साथ कुछ एनालिसिस करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने आता हूँ ताकि चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए और बाकी पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी जेन्युइन क्वेरीज है मैं उनको जवाब दूंगा। और यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड आप चाहो तो मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में अक्सर कर डालता रहता हूँ। अभी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात की जाए तो ऑफिशियली इनके जो रिलेशंस है वो 1950 में शुरू हुए। पाकिस्तान वन ऑफ दोस कंट्रीज थी जिन्होंने पूरी तरीके से ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ। आपको पता है जब चाइना में सिविल वॉर खत्म हुआ तो जो कोमिंटांग पार्टी थी उसके जो लीडर्स थे वो मेनलैंड चाइना से भाग के ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान का आइलैंड है, वहां चले गए थे। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका पूरा कब्जा हो गया था मेनलैंड चाइना पे। और हमेशा से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है मेनलैंड चाइना की, जो अपने आप को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो ताइवान है ये हमारा है, ठीक है, और इसको कोई भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना करे। अभी बहुत सारे कंट्रीज के बहुत अलग अलग पॉलिसीज रही हैं ताइवान को लेके। ज्यादातर केसेस में बड़े बड़े कंट्रीज ने ताइवान को चाइना का हिस्सा माना है, इंक्लूडिंग यूएसए। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने ताइवान को एक अलग कंट्री ना मान के मेनलैंड चाइना का हिस्सा माना वो थी पाकिस्तान। और शुरुआत से आप देखोगे कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे होने लगेंगे। एक स्पेशल रिलेशनशिप इनके अंदर उभरेगी, एक्सट्रीमली क्लोज ये लोग आने लगेंगे, हाई लेवल विजिट्स होने लगेगी। जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसने इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है पाकिस्तान को। और ये इसको एक क्लोज स्ट्रेटेजिक अलाई मानता है। अभी ये क्लोज स्ट्रेटेजिक अलाई किस लिए मानता है इसको मैं आपको बताऊंगा अभी, मैप से भी, इकोनॉमिक फैक्टर से। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आप देखिए, अगर आप सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करो, ह्यूमन रिसोर्स, और सबसे ज्यादा एरिया की बात करिए, एरिया के हिसाब से ओशन, जो भी आपका जोग्राफिकल एरिया है, जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी आपकी आगे बढ़ने की क्षमता है, तो देखा जाए तो हमेशा से ही एशिया में अगर दो पावर हाउसेस माने गए तो एक माना गया है इंडिया और एक माना गया है चाइना। चाइना हमेशा से बहुत स्ट्रांग था। चाइना के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे डेन जाओपिंग, उससे पहले माओ जेडोंग, उन्होंने कभी भी इंडिया की इंपॉर्टेंस को उतना माना नहीं। वो कभी भी इंडिया को अपना कंपटीटर उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोला इंडिया हमसे इंफीरियर है। तभी कहीं ना कहीं यूरोपियन सर्कल्स में, यूके में, आपकी जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे जो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स था इंडिया का, जो ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल था इंडिया का, इसको हमेशा से ऊपर माना जाता था, जो कि चाइना को हमेशा पसंद नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट काउंटर रखने के लिए, इंडिया के अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को स्ट्रांग किया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई चाइना इतना ज्यादा सपोर्ट देता है पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली। और आप देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के डिसीजंस हमेशा प्रो पाकिस्तान होते हैं, क्योंकि वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को हमेशा काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो मैंने आपको एक जर्नलिस्टिक ओवरव्यू दिया है। देखते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ। पाकिस्तान की बहुत लंबी और स्ट्रांग रिलेशनशिप है चाइना के साथ। खासकर ये दोनों रिलेशनशिप, यानी कि पाकिस्तान की जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगी 1962 के सिनो इंडियन वॉर के बाद। आप समझ सकते हैं जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाता है तो एक बिटरनेस उनके बीच में आती है, और कहीं ना कहीं चाइना को पता था कि ये बिटरनेस आ गई है। वो अलग बात है कि बाद में रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से अच्छे करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी चाइना का जो स्टैंड है बहुत सारे मेजर और स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे इंडिया के अगेंस्ट ही रहा है। बट इकोनॉमी के चलते इंडिया ने बहुत ओपनली चाइना के अगेंस्ट कभी बोला नहीं, अनटिल अनलेस हम लोग करंट पॉइंट पे आ जाए जहां पे गलवन वैली में और पूरे के पूरे लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ उभरता नजर आ रहा है चाइना इंडिया के बीच में।
पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान ने चाइना को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे सपोर्ट किया है, जैसे ताइवान के इशू पे, जिनजियांग के इशू पे, तिब्बत के इशू पे। आप सोचिए जिनजियांग का इशू कभी भी चाइना नहीं उठाता है। जिनजियांग में इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, और जिनजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम्स है उनके ऊपर इतना अत्याचार करता है चाइना, बट उससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान माइनॉरिटीज की ह्यूमन राइट्स इशू को उठाता है कश्मीर वैली में, लेकिन जिनजियांग में जो उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान कभी भी कुछ नहीं बोलता। अब आप देखो, ऐसा बोला जाता है, हालांकि मैं ये बोलूंगा कि जिस समय पे ऐसा हुआ था, जो रिचर्ड निक्सन गए थे 1972 में चाइना, उस समय पे कहा जाता है कि यूएस और चाइना की जो रिलेशंस है ना, वो बहुत ड्रामेटिकली बदलेंगे और बहुत अच्छे की तरफ तब्दील होंगे। और 1972 की इस निक्सन विजिट के बाद 1977 से लेकर 1981 के टाइम में जब जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस समय पे आप देखो कि यूएस और चाइना के, और चाइना का कहने का मतलब है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यूएस और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे। तो क्या उस समय पे यूएसए ने ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को खत्म कर दिया? नहीं। ताइवान रिलेशन एक्ट इनैक्ट किया गया 10 अप्रैल 1979 को, और इस एक्ट के थ्रू एक अलग कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया ताइवान को। हालांकि ये बोला गया कि हाँ भाई, हम अब ताइवान के साथ अपने कल्चरल रिलेशंस को जारी रखेंगे, और इस बात से उस समय पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप देखो, ये जो कहानी 1972 से शुरू हुई, जब रिचर्ड निक्सन आपके गए थे चाइना में। रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे 1969 से लेकर 1974 तक। बाद में जेरल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट बने, और फिर बने जिमी कार्टर प्रेसिडेंट। जिमी कार्टर के समय पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूएसए के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ एक इनफॉर्मल सी रिलेशन बना के रखी यूएसए ने। कहा जाता है कि ये जो यूएस और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो रिलेशंस इतने अच्छे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज के बीच में मांडवली या फिर किसी भी तरीके का निगोसिएशन करा सके, बट ऐसा बोला जाता है। अब आप देखिए, चाइना के साथ पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्सटेंसिव मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इंडिया का जो अलायंस बन रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोप में फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ, कहीं ना कहीं इस अलायंस को काउंटर करने के लिए, रीजनल काउंटर करने के लिए, चाइना का पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन करके मुस्लिम वर्ल्ड में चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अब अगर एक इंडिया वाले आप एलिमेंट को हटा दो, तो चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में एक दूसरे को फायदा क्या है? देखिए, अगर आप बात करो एडवांटेजेस ऑफ चाइना, तो चाइना को इंक्रीज्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है अरेबियन सी में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। इंडियन ओशन तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट रूट मिलता है चाइना को, वो पाकिस्तान के थ्रू मिलता है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया का एक गेटवे बनता है चाइना के लिए। आप अगर मैप देखो तो यहाँ पे आपको चाइना नजर आ रहा है, इधर आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। हालांकि ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है। तो ईरान तक पहुंचने का जो गेटवे है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पास होता है, और कहीं ना कहीं इस चीज में आपका चाइना को असिस्ट कौन करता है? पाकिस्तान। तो अगर वेस्ट एशिया पहुंचना है तो अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए इराक, टर्की, सीरिया वगैरह आप पहुंच सकते हो। तो डायरेक्ट लैंड बॉर्डर के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशन अगर अच्छे होंगे तो चाइना को काफी फायदा है। फिर आप देखोगे, अगर अफ्रीका पहुंचाना हो चीजों को, तो भाई चाइनीज वर्कर और मशीनरी को पाकिस्तान के रास्ते बहुत तेजी से फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनका मूवमेंट काफी क्विक हो सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ जिनजियांग टू कर्टेल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इस मैप में देखिए दोस्तों, ये जो आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे ये जो चाइना का रीजन नजर आ रहा है पूरा का पूरा, ये चाइना की जिनजियांग प्रोविंस है। और ये जिनजियांग प्रोविंस टच होती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इनफैक्ट आप कह सकते हो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में होता तो शायद चाइना और पाकिस्तान का जो एक डायरेक्ट लैंड बॉर्डर बन रहा है उसको इंडिया बहुत हद तक काउंटर कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं हो पा रहा है। और इनफैक्ट इसी जिनजियांग प्रोविंस और तिब्बत प्रोविंस को आपस में प्रॉपर तरीके से जोड़े रहने के लिए अक्साई चीन भी चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे अक्साई चीन और यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के करंट पोजीशन में अभी नहीं है। कहीं ना कहीं
पाकिस्तान के साथ ये जो जिनजियांग प्रोविंस का लैंड बॉर्डर लगता है, उसके चलते चाइना बहुत एश्योर्ड रहता है, क्योंकि पाकिस्तान उनकी फ्रेंडली कंट्री है। तो इस जिनजियांग रीजन के लोग अगर कुछ उल्टा सीधा मिस एडवेंचर करना चाहें तो पाकिस्तान उसको कभी भी होने नहीं देगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गरीब देश है, उसको पैसों की ज़रूरत है, और ये आर्थिक मदद कौन करता है? चाइना। हालांकि चाइना कोई धर्म बांट नहीं कर रहा है, जो भी पैसा देता है वो चाइना एक उधार की तरह देता है, जिसपे रेगुलरली इंटरेस्ट लेता है। पावर डेफिसिट, पावर डेफिसिट मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर लीजिए, मिलिट्री पावर की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक पावर की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल पावर की बात कर लीजिए, हर चीज़ में पाकिस्तान को चाइना से मदद है। फिर ग्वादर प्रोडक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, जो ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है, उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स में चाइना इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के बहुत सारे एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन चाइना कर रहा है। इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट्स आराम से पोर्ट में पहुंच के दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो सके। इस चीज़ में चाइना इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। और कहीं ना कहीं पीओके के रीजन को पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके, इसमें भी चाइना असिस्टेंस दे रहा है पाकिस्तान को। चाइना इस बात को जानता है कि ये जो पीओके का रीजन है, इंडिया इसको क्लेम करता है, इसके बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की मदद करने में। और कहीं ना कहीं इंडिया भी चुप रहता है, क्योंकि इंडिया भी बहुत हद तक इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट है। फिर एक और अलग तरीके की कल्चरल एसोसिएशन दिख रही है हमको इंडिया, सॉरी, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। वो दिख रही कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के मामले में। जो चाइनीज सॉफ्ट पावर है, एक तो होती है हार्ड पावर, जिसमें आप डायरेक्टली मिलिट्री हेल्प देते हो, एक होती है सॉफ्ट पावर, इसको आप कल्चरल पावर कह सकते हो। पाकिस्तान में बहुत सारे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। अब आप बोलोगे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स क्या होता है, तो पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा वो इंस्टीट्यूट जहां कन्फ्यूशियनिज्म की फिलॉसफी को पढ़ाया जाता है। कन्फ्यूशनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिलीजियस से डिपेंड नहीं है, ये एक सोशल और एथिकल फिलॉसफी है, जिसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। कन्फ्यूशनिज्म ने क्या बोला कि भैया प्रॉपर सोसाइटल वैल्यूज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बने होने चाहिए, ट्रांसेंडेंटल आइडियाज जो रहे ट्रेडिशनल चाइनीज सोसाइटी के वो होने चाहिए। ये जो कन्फ्यूजनिज्म की फिलॉसफी थी, ये मास्टर कॉन्ग लेके आए थे 551 से लेके 479 बीसी में। इन्होंने बोला कि हमारा काम ये नहीं कि मैं एक नया रिलीजन बनाऊं, हमारा काम ये है कि जो अननेम्ड रिलीजन था जाऊ डायनेस्टी का, उसको इंटरप्रेट करें, रिवाइव करें, ताकि एक अच्छा एंशिएंट सिस्टम जहां पे सोशल वैल्यूज पे ध्यान दिया जाता था, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान दिया जाता था, अच्छे गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाता था, इसको प्रमोट किया जा सके। चाइना अपने देश में इसी कन्फ्यूजनिज्म की फिलॉसफी को प्रमोट करता है। चाइना वैसे भी रिलीजियस चीजों को ज्यादा मानते नहीं, ये तो इंडिया के लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब के नाम पे लड़ते हैं। चाइना का बहुत सिंपल सीन है, धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म के नाम पे पूजा वूजा करना चाइनीज के लिए बेकार है। उनका क्या है कि हाँ भैया एक प्रॉपर सोशल सिस्टम हो, ठीक है। उनकी जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनको पता है कि धर्म को एक लिमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है रूल करने में, और उनको जिस चीज से भी प्रॉब्लम होगी वो उसको दबा देंगे। तो कहीं ना कहीं रिलीजन को एक लिमिट से ज्यादा वो पनपने ही नहीं देते। उनका सीधा चीज है कंफ्यूजनिज्म की फिलॉसफी को लोगों के अंदर फैलाओ। तो इंडिया में भले वो धर्म के नाम पे लोगों को भिड़ा दें, बाहर वाले एनजीओ को पैसा देके कुछ भी उल्टा सीधा करवा के इंडिया के अंदर, लेकिन वो अपने देश में रिलीजन को एक लिमिट से ज्यादा फैलने नहीं देते। चलिए, तो कंफ्यूजनिज्म की फिलॉसफी होगी। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पाकिस्तान चाइना के अंदर बहुत हो रहा है। चाइना पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में बहुत हद तक इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान चाइना ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए पाकिस्तान को, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स दिए, ताकि पैंडेमिक को कुछ हद तक पाकिस्तान रोक जाए। हालांकि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं वो इंडिया और कश्मीर इन सब में ज़्यादा हैं, अपने देश में कोविड-19 को रोकने में उनका ज़्यादा उतना ध्यान है नहीं। ओके, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अच्छा, एक और बहुत बात है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स इनफैक्ट चाइनीज फिलॉसफी से रिलेटेड चीजों को पढ़ाना दुनिया भर के देशों में, इसका काम दिया जाता है चाइना के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है हैनमैन। ये जो हैनमैन है, दिस इज एफिलिएटेड विद चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दुनिया भर में चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ाना, मैंडरिन को प्रमोट करना, चाइनीज फिलोसफीज को प्रमोट करना, चाइनीज आइडियोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट्स को दुनिया भर की कंट्रीज में खोलना, ये काम ये हैनमैन इंस्टीट्यूट करता है। तो इंडिया में जो मैंडरिन नाम की भाषा को पढ़ाया जाता है ना, इसके लिए भी जो अरेंजमेंट्स करता था वो हैनमैन नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन करता था। अब बात आ जाते हैं करंट सिनारियो पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। रिसेंटली
अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट किया जाए या ग्रे लिस्ट पे रखा जाए या फिर उसको वापस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वहां पे आ सके, सैंक्शंस ना लगे। तो भैया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी निकल के आता है। ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग है। पैसे को टेररिज्म की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाई गई है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप करता है ताकि इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सके जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा सके। और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को शरण देके एंटी इंडिया एक्टिविटीज कराने की कोशिश करता है। ओके, अब यहां पे चाइना पूरी तरीके से यूएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान खुद भी यूएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए आप यूएस तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस मांडवली में, इस नेगोशिएशंस में पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर की तरह काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना ये चाहेगा कि जो यूएस है वो इनको सपोर्ट करे, यानी किसको सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करे। और यूएस के सपोर्ट से जो पाकिस्तान की जो ग्रे लिस्टिंग है वो ब्लैक में नहीं बदलेगी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान अकेला नहीं, टर्की भी उसका सपोर्टर है, मलेशिया भी उसका सपोर्टर है और बीजिंग तो पूरी दम लगा देगा ताकि पाकिस्तान का ये जो एफएटीएफ का जो ग्रे लिस्ट स्टेटस है ना जून 2018 से, ये कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। इनफैक्ट ये पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से भी निकलवा दें। कहीं ना कहीं एफएटीएफ ने पाकिस्तान से ये एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आप इस बात के एविडेंस दीजिए कि आपने अपने देश में टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं। तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत से एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि टेररिज्म का इस्तेमाल करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये कहीं भी खत्म होने वाली है नहीं, ये जल्दी में ही खत्म होने वाली है नहीं, चाहे आप इनको ब्लैकलिस्ट कर दो तो भी। अब अगर असिस्टेंस की बात की जाए तो देखिए चाइना का जो असिस्टेंस है पिछले 60 सालों में पाकिस्तान को बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले तो प्योरली मिलिट्री असिस्टेंस था, अब इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आ सका है। पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में बीजिंग का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। कहीं ना कहीं ये बीजिंग का सपोर्ट था जिसने चाइना को एक ताकत दी कि वो एक प्रॉक्सी वार छेड़ सके इंडिया के अगेंस्ट। जब डेन जियाओपिंग ने ये सिद्धांत दिया था कि लोअर योर हेड्स एंड बाइड योर टाइम, उस समय पे चाइना की सिंपल सिंपल एक फॉरेन पॉलिसी थी कि हमको प्रोएक्टिवली किसी भी दूसरी कंट्री से लड़ना नहीं है। बट कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रख के इसको मिलिट्री असिस्टेंस दे रखा था ताकि पाकिस्तान एक काउंटर रख सके इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया को कहीं ना कहीं बिजी रह सके ताकि इंडिया उतनी तेजी से ना बढ़ पाए जितनी तेजी से चाइना बढ़ सके, और ऐसा हुआ भी। अगर आप चाइनीज असिस्टेंस की बात करें पाकिस्तान को तो इन 4 एरियाज में आप कह सकते हो डायरेक्ट असिस्टेंस मिला है। एक्सपोर्ट ऑफ चाइनीज कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट, सपोर्ट इन पाकिस्तान न्यूक्लियर बिल्डअप, असिस्टेंस टू पाकिस्तान इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री, इंटेलिजेंस शेयरिंग। चाइनीज कन्वेंशनल वेपन्स की सप्लाई 1960s में और 1970s में ही हो गई थी पाकिस्तान को शुरू। F7 और मिग 19 फाइटर्स चाइना ने पाकिस्तान को अवेलेबल कराने शुरू कर दिए थे। 1980s में पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत से चाइनीज इक्विपमेंट्स थे जैसे कि T-59 MBT, T-60 एंड T-63 लाइट टैंक्स। उसके बाद आप देखेंगे कि 1980s में चाइना के पास जितने भी एयरक्राफ्ट थे 65% चाइना के थे और मोर देन 70% ऑफ द चाइनीज टैंक्स, सॉरी पाकिस्तानी टैंक्स व चाइना। तो F7 फाइटर, T-59 टैंक्स, M19 फाइटर्स और T-63 टैंक्स, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए। चाइना ने ये जो नेवल एक्विजिशंस करने शुरू किए, जो भी आर्म्ड मिलिट्री एक्विजिशंस थे और नेवल एक्विजिशंस थे जो पाकिस्तान ने चाइना से करने शुरू किए 1980s में, इनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अभी कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ भी, बट आप चाइना को जानते हैं, इट इज़ अ वेरी कनिंग कंट्री। तो कहीं ना कहीं चाइना टेक्नोलॉजी भी वो ट्रांसफर करेगा जो उसके लिए ऑब्सोलीट हो रखी हो, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, जिसने प्रोडक्शन शुरू किया काराकोरम 8 जेट ट्रेनर का। उसमें मदद की चाइना की नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉरिडोर ने। जो J-17 इसको पाकिस्तान और चाइना ने मिलके डेवलप किया है। 2006 में पाकिस्तान की नेवी ने 4 F-22 फ्रिगेट्स ऑर्डर किए थे चाइना ने। अगर आप जानना चाहो फ्रिगेट्स क्या होते हैं तो ये एक मिलिट्री वॉरशिप होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बट दे आर वेरी इफेक्टिव मिलिट्री वॉरशिप्स। ये काराकोरम 8 जेट ट्रेनर, JF-17, PNS एस्लैट, ये सब कुछ पाकिस्तान को चाइना से मिला है। ये PNS एस्लैट क्या है?
यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इट इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट फ्रिगेट ऑफ द नेवी एंड प्रोडक्शन वाज डन इन कोलैबोरेशन विद चाइना शिप बिल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अलग अलग इक्विपमेंट्स में चाइना का काफ़ी सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को। न्यूक्लियर फ्रंट की बात की जाए तो भैया पाकिस्तान को रिएक्टर में मदद देना, वेपन्स डिज़ाइन में मदद देना, न्यूक्लियर मटेरियल में मदद देना इन द 1970s एंड 80s, ये चाइना की मदद से पॉसिबल हुआ है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कभी भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ना बनता अगर चाइना उसको सपोर्ट ना देता। मिसाइल टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मिला है पाकिस्तान को चाइना की तरफ से। चाइनीज M11 जो कि एक चाइनीज मिसाइल है वो पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी खुद की मिसाइल्स बनाई है, HATF-3, HATF-4 जो कि चाइनीज L11 पे बेस्ड है, M11 पे, और HART-6 ये चाइनीज M18 पे बेस्ड है। इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी आप कह सकते हो चाइना और पाकिस्तान बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मार्च 2020 से पाकिस्तान के जो IS ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट डेपुटेशन पे जाएंगे चाइना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है चाइना पाकिस्तान की बहुत तेजी से बढ़ रही है। आर्टिकल 370 के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो बैकलैश किया है दुनिया भर में उसको खुले दिल से सपोर्ट किया है चाइना ने, और अभी रिसेंटली चाइना ने एक स्टेटमेंट दे दी कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी स्टेटस को वो इलीगल मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना और पाकिस्तान का अलायंस है ये पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और खासकर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इंडिया के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं इस सीनो पाक नेक्सस को तोड़ने के लिए इंडिया को अपनी अलायंस को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया को एक टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपनी मिलिट्री को एक लिमिट से ज़्यादा ताकतवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्विन थ्रेट्स हैं पाकिस्तान की चाइना की, ऐसा लग रहा है कि जल्दी जाने वाली है नहीं। ये एक परमानेंट एनिमी की तरह उभरते हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में इन दोनों कंट्रीज के जो एक्शंस रहे हैं वो बहुत हद तक इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट रहे हैं। खासकर आप देखिए कि जब चाइना के साथ बॉर्डर पे हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है उसी समय पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल के आ रही है कि हैवी शेलिंग के चलते 3 इंडियन सोल्जर्स की जाने गई हैं। तो इस हद तक सीज फायर वॉलेशंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की तरफ जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको रेवोल्यूशनरी चेंज करना पड़ेगा, और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा मिलिट्री में अगर इस जैसी थ्रेट से टैकल करना है, क्योंकि हमारे पास अब शांत बैठने का कोई ऑप्शन नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको कुछ जानने को मिला होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। गुड बाय।